हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। तो आप लोग तो मुझे जानते हो, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र धोटे। मैं आपके लिए बायोलॉजी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। पिछले भी काफी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए बेटा। जो बच्चे मुझसे अभी जुड़े, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे भी चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर अपडेट्स मिले, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए बेटा, ठीक है। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स या जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस है, उसका हमेशा वेलकम रहेगा। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर हमें ये आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, वो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, ताकि मुझे समझेगा कि आपकी जरूरत क्या है और उसके हिसाब से मैं वीडियोस बना के अपलोड करता जाऊंगा। चलिए, आज का हमारा चैप्टर क्या है सर? तो आज का हमारा चैप्टर है सर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के हिसाब से, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ जाते। काफी बड़ा चैप्टर है। कुछ लोग इस चैप्टर को पसंद करते, कुछ लोग को लगता है कि बहुत ही बोरिंग चैप्टर है। लेकिन चाहे बेटा, देखो, अच्छा चैप्टर हो कि बुरा चैप्टर हो, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि नीट में इसका वेटेज है ना। चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन। चलिए फटाफट उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस है इसके और काफी इंटरेस्टिंग चीज भी है बेटा। चलिए लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चंस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर? तो बेटा ऑप्शन पढ़ने की भी गरज नहीं, मुझे पता है इसका आंसर लाइकेंस ही होगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों, आपने बिना देखे आंसर क्यों दे दिया? क्योंकि लाइकेंस की मैं खासियत बताता हूं। लाइकेंस एक तो सर वो सिम्बायोटिक माइक्रोब है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है सर। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में? 2 लोगों के बीच में। एक है फंगस एंड अलगा। फंगस इसमें मेजर रोल प्ले करता है। मेजॉरिटी बॉडी जो होती है लाइकेंस की, वो फंगस की बनी रहती है। उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो फंगस की ही बनी होती है, ठीक है। तो मामला क्या है सर, ये पोल्यूशन इंडिकेटर बोल के क्यों है? क्योंकि बेटा लाइकेंस जो रहते हैं ना, अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से डिराइव करते हैं। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से डिराइव करते हैं, मतलब दे आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर नरिशमेंट पर्पस। इसलिए इनको खासकर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं कि हवा में जो भी पोल्यूशन है ये डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वो उनके न्यूट्रिएंट्स के तौर पे एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसके बाद इनकी डेथ होना क्या हो जाती है, शुरू। जिस हवा में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उस एनवायरमेंट में उसके आजू बाजू आपको लाइकेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। नहीं तो लाइकेंस तो बेटा पता है सिर्फ पेड़ों पे नहीं, पत्थरों पे भी मिलते, बैरन लैंड्स में भी मिलते, दुनिया के किसी भी कोने में मिल सकते हैं। लेकिन जहां पे पोल्यूशन है वहां पे लाइकेंस मरते जाते हैं, उनकी डेथ होते जाती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं। एटमॉस्फेयर में ही पोल्यूशन ज्यादा रहेगा तो काहे का न्यूट्रिएंट मिलने वाला बेटा, उनकी डेथ होती जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लाइकेंस को एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर या फिर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर इस तौर पे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। तो बेटा ऐसे तो बहुत सारे थ्योरीज इस चैप्टर में हमको आते हैं, इवोल्यूशन चैप्टर में। बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में क्या है मैं बता देता हूं। कुछ साइंटिस्ट या कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स का ऐसा मानना था कि भैया जो हम लोग बने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव किए गए। सर एक्चुअली ये थ्योरी थोड़ी बहुत ऐसा कंसेप्चुअल लगती थी सुनने में कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनी हुई, लेकिन एक्सप्लेनेशन में सरासर गलत होगी। आप जानते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन में इन्होंने कहा तो था कि नॉन लिविंग से लिविंग बना हुआ, ये इनका प्रिंसिपल था इस थ्योरी का, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत था। इनको पूछे कौन सी नॉन लिविंग थिंग, तो ये लोग बोले कीचड़, मर्ड, स्ट्रॉ मतलब सूखी घास, या एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसी चीजों से बना। जैसे एग्जांपल किसी को पूछा गया जो नाइल रिवर थी, नील नदी, उसके कीचड़ से क्रोकोडाइल बन गए, उसके कीचड़ से एम्फीबियंस बन गए। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन होता है। इसका तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था इस थ्योरी का, जिसका नाम था वॉन हेलमंट। वॉन हेलमंट का यह बोलना था कि मैं आपको साबित कर लेता हूं कि एक शर्ट से मैं आपको चूहा बना के दिखा दूं। सुनने में अजीब लगता है ना, अजीब ही लोग थे बेटा। उसने बोला कि मुझे एक पसीने से भरा हुआ शर्ट, स्वेट सोक शर्ट 21 दिनों के लिए मैं अंधेरे कमरे में रखूंगा। अंधेरे जैसे गोडाउन होते थे ना, जिसमें घास फूस अनाज रखा जाता था। उसने क्या किया, एक पसीने से भरा शर्ट लिया, अंधेरे कमरे में गोडाउन में किधर छुपा के रख दिया, और 21 दिनों के बाद जब वो कमरा खोला तो वहां सच में चूहा था। अबे सर ये तो साबित हो गया। अरे गधे,
चूहे ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, गोदाम में अनाज जहां पे रखा जाता है, घास फूस होती है, राइट, वहां पे पहले से ही चूहा था, शर्ट में से चूहा नहीं निकला था। इसीलिए ये थ्योरी क्या हो गई थी, डिस्कार्ड हो गई थी। ये थ्योरी क्या हो गई थी बेटा, डिस्कार्ड हो गई थी, क्योंकि सर इनका एक्सप्लेनेशन सरासर क्या था, गलत था। तो देखिए, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स, नहीं। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, क्योंकि यहां नॉन लिविंग थिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया था, तो आंसर यही है। लाइफ अराइज स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉर फ्रॉम नॉन, नहीं, नॉन लिविंग तो रहेगा, लिविंग थिंग्स के यहां पे कंसेप्ट नहीं थे बेटा। तो यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो सर मुद्दा यह है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बोलना था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग आई। अब सर एक एमसीक्यू बता के रखता हूं कि इस पे एक और तरीके से क्वेश्चन क्या था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया था, हु डिस्कार्ड दिस थ्योरी, हु डिस्प्रूव दिस थ्योरी। तो फेमस क्वेश्चन है और उसका आंसर है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने एक थ्योरी बनाई जिसके हिसाब से यह बताया गया था कि लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनेगी, लाइफ अराइजेस फ्रॉम द मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ऐसा बोला गया था। लेकिन सर लुईस पास्चर ने जो बोला था वो भी 100% सही नहीं था। लेकिन लुईस पास्चर के बोलने की वजह से यहां पे कंसेप्ट क्या क्लियर हो गया था कि भैया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सरासर गलत है, और लुईस पास्चर की उसको जिम्मेदारी दी गई कि तूने इसको डिस्प्रूव किया हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। मतलब यार सर ये जो दोनों इधर नाम दिए गए ये आपके कौन से चैप्टर में आता है, स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आंसर इज दिस, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मैं एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से बताता हूं। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, डेयरी में जैसे आपके पास गाय भैंसे केटल्स है, अब इनको आपस में आपको ब्रीडिंग करवानी है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास 10 भैंसे है, 10 गाय है, 10 भैंसे, 10 बुल्स है। अब आप लोग क्या करते हैं, इसमें से जो सुपीरियर क्वालिटी वाले पेरेंट्स है उनको सिलेक्ट करते और उनको आपस में मीटिंग कराते ताकि इनके जो बच्चे आएंगे वो भी सुपीरियर क्वालिटी के आने चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में बेटा हम लोग बिजनेस पॉइंट, इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। सारे जानवर आपस में मीटिंग करने लगेंगे और इनके जो बच्चे आएंगे, इनकी जो प्रोजेनी आएंगी, अगर उनमें कोई अच्छे क्वालिटी नहीं रही, जैसे कि अगर गाय भैंसों की बात चली तो दूध देने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा दूध प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर ये लोग दूध भी नहीं दे रहे तो ये आपके ऊपर भारी पड़ गए, क्योंकि सर हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी प्रोजेनीज आए, जो भी बच्चे पैदा हो, वो हायर क्वालिटी वाले रहे, अच्छे जीन्स वाले। तो इनके माँ बाप भी तो अच्छे रहने पड़ेंगे ना। तो आप लोग उधर सिलेक्शन करोगे कि आपके पास 10 गाय भैंसे थे, उसमें से एक एक अच्छे सिलेक्ट किए, सुपीरियर क्वालिटी के, जो सबसे ज्यादा दूध देते थे, राइट, और उनको आपस में मीटिंग कराए ताकि इनके जो बच्चे आएंगे इनमें भी यही जीन्स ट्रांसफर होंगे। इंपॉर्टेंट था तुमने इनको सिलेक्ट किया, तुमने सिलेक्ट किया, तो दिस इज अ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बोलते नेचर के भरोसे नहीं छोड़ दिया तुमने खुद सिलेक्ट किया, इनको मीटिंग कराया और इनकी एक पॉपुलेशन बनाना शुरू की, इनकी प्रोजेनीज बनाना शुरू किया। तो बेटा चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, इसमें हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन ब्रीड करेगा, कौन सी प्रोजेनी आगे जाएंगी, कौन से जीन्स ट्रांसफर होने चाहिए, ये हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, सिंपल है बेटा। पैलेंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स बोलते हो, अवशेष बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू द फॉसिल्स, दिस इज द आंसर। सर फॉसिल्स इज द बेस्ट एविडेंस इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। बेटा तुझे और मुझे कैसे पता है कि पहले के जमाने में इतने बड़े डायनासोर्स थे? सर वो पिक्चर देखी ना हमने, जुरासिक पार्क। अरे बेटा ये तो सब बोलने की बात है ना। साइंटिस्ट लोगों ने जब जमीन को खोदा तो उसके अंदर उनको बड़ी बड़ी हड्डियां मिली, तब उन्हें पता चला कि कई साल पहले इतने बड़े जानवर, मतलब डायनासोर जिनको नाम रखा गया, ऐसे रहा करते थे। मतलब सबूत मिला, फॉसिल्स मिले, राइट। तो यहां तक बात समझ में आ रही। तो कभी भी याद रखना, हम लोग इस चैप्टर में इवोल्यूशन में काफी एविडेंसेस पढ़ते हैं कि इन द सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, इनका क्या सबूत है, ये थे कि नहीं थे, हमको कैसे मालूम। तो हमने जमीन खोद खोद के निकाले, और जमीन खोद खोद के जो हमको हड्डियां मिली, इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ व्हाट, फॉसिल्स। क्या बोलते हैं बेटा उसे, फॉसिल्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The bones of forelimbs of whale, bat, cheetah and man are similar structure. देख बेटा, whale, bat, cheetah and man, इनके जो फोरलिम्स, मतलब फोरलिम्स बोले तो हाथ,
इनकी जो हड्डियां हैं उनमें सिमिलैरिटी है। कैसी सिमिलैरिटी है? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। अब जब बेटा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, ये सब अलग अलग जानवर है लेकिन इन सब के जो फोरलिम्स है उनमें कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज पाई गई, तो स्ट्रक्चरली अगर सिमिलर है तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस ऑर्गन्स। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए ना, वेल, बैट, चीता, ये सब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ बेटा। तो बेटा स्ट्रक्चरली सिमिलर है तो होमोलोगस ऑर्गन, अगर फंक्शनली सिमिलर होता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनालोगस ऑर्गन। तो फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन द होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी का मतलब अपीयरेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता कि इन सब के हाथ एक जैसे दिख रहे हैं, क्या एक जैसे दिखने रहे, एक जैसे है स्ट्रक्चरली। जैसे तुम्हारा हाथ बना तो हड्डियों से बने हुआ है, इनका हाथ भी हड्डियों से बने हुआ है। तुम्हारे पास कौन सी हड्डियां है? तो सर ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये हड्डियां है। तो अगर मैं फोर लिम्स के बोन्स के बारे में बात करूं तो कौन कौन सी हड्डियां है सर? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसके लिए लोकोमोशन चैप्टर थोड़ा अच्छा होना चाहिए अपना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। फैलेंजेस बोले तो आपकी उंगलियों में जो हड्डियां होती, फैलेंजेस, उंगलियों के अंदर जो हड्डियां होती बेटा। अब बेटा ये जो नाम है ना, ये जो हड्डियां है सेम टू सेम सब में मिल रहे। हमारे पास तो थे ही, लेकिन चीता में भी थे, बैट में भी थे, वेल में भी थे, सब में ही थे बेटा, राइट। भले हड्डियों का शेप अलग होगा, भले हड्डियों की लेंथ अलग होंगी, इसी वजह से उनका जो हाथ है सब अलग अलग दिख रहे। हमारा हाथ अलग दिख रहा है, चीता का हाथ अलग दिख रहा है, वेल का हाथ अलग दिख रहा है, लेकिन सर जब उनके हाथ के कट सेक्शन लिए तो उसमें हड्डियां तो यही पाई गई। मेरा बोलने का मतलब है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि ये दिखने में एक जैसे नहीं है, लेकिन इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो एक जैसा है, ठीक है। इनके ओरिजिन एक जैसे होंगे, जो हड्डियां बनी उन सब के ओरिजिन एक जैसे होंगे, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। अब जनरली स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज ये कब आती है? जब ऐसा बोल सकते कि जैसे पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूं, आपको समझ में आएगा। बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, नहीं। दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, ये पॉइंट सही है कि इन सबके एंसेस्टर्स क्या हो सकते हैं सर? कॉमन हो सकते हैं। एक्चुअली ये ना जो होमोलोगस ऑर्गन्स है बेटा, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से आते हैं। मैं आपको बताता हूं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है, ये सब नाम याद रखो। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि समझो मान लो पहले सब एक जगह रहते थे, उसके बाद अलग अलग चले गए, कोई उस गांव में चले गया, कोई वो शहर में चले गया, कोई फॉरेन कंट्री चले गया, सब डाइवर्ज हो गए और डाइवर्ज होके अपने अपने एटमॉस्फेयर, अपने अपने एनवायरमेंट में रहने लगे। उस एनवायरमेंट के नीड के हिसाब से उनके बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते, लेकिन उनका जो बेस है वो कॉमन रहता है। मतलब जैसे आपके घर में, आप एक एग्जांपल लीजिए, समझो आपके दादाजी गांव में रहते, आपके पिताजी शहर में रहते, फिर आप थोड़े और आगे गए, फिर आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, लेकिन किसी ने पूछा कि तुम्हारी एंसेस्ट्री क्या, तो तुम अपने गांव का नाम बताते हो जहां पे आपके दादाजी रहते कि वो हमारे एंसेस्टर्स है। हम लोग भले अलग अलग शहरों में, अलग अलग बस्तियों में जाके बस गए और उसके हिसाब से हमारे रहन सहन में, खान पान में, हमारे पहनावे में चेंजेस आ गए, राइट। क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से चेंजेस भी आ जाएंगे बेटा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि एनवायरमेंट के हिसाब से, मतलब हम लोग पहले डाइवर्ज हो गए, अलग अलग एनवायरमेंट में रहने लगे, उसके हिसाब से नए नए कैरेक्टर्स बॉडी में आने लगे, लेकिन हमारी जो एंसेस्ट्री थी वो तो क्या थी बेटा? कॉमन। इन लोगों में भी वही था, वेल पानी में रह रहा है, बैट हवा में उड़ रहा है, चीता भी जमीन पे, मैन भी जमीन पे, ये सब में कॉमन एक ही था, दे ऑल आर मैमल्स। मतलब इनकी एंसेस्ट्री ट्रेस करना क्या हो गया? आसान, कि ये सब के सब मैमल्स है बेटा, भले अलग अलग एनवायरमेंट में रह रहे, लेकिन सब के सब क्या है? मैमल्स है। अब देखो सर, वेल के जो फोरलिम्स है वो स्विमिंग में इस्तेमाल होते, बैट के जो फोरलिम्स है वो फ्लाइंग में इस्तेमाल होते, चीता के जो फोरलिम्स है वो दौड़ने में इस्तेमाल होते, भागने में इस्तेमाल होते, और मैन के जो फोरलिम्स है वो हाथ अपने जो ग्रिपिंग, पकड़ने में इस्तेमाल होते। सबके फंक्शंस अलग अलग थे क्योंकि सब अलग अलग एनवायरमेंट में थे, लेकिन सबकी जो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेम ही थी। सब में हड्डियां ही थी, हड्डियों के नाम भी वही थे, बस शेप और साइज क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कंसेप्ट क्लियर है? तो सर दे शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री, दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। सेम फंक्शन बोले तो हो गया एनालोगस ऑर्गन, हम लोग पढ़ रहे होमोलोगस बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, बहुत बड़ा कंसेप्ट एक्चुअली है। आ गया देखो,
एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, मैं आपको बता देता हूं एनालोगस ऑर्गन्स मतलब क्या होता है, फंक्शनली सिमिलर। बेटा इन पे क्वेश्चन आते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए होमोलोगस और एनालोगस की उसकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि इस पे 101% क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन बोलते तो फंक्शनली सिमिलर। सर एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल एक पंछी है और एक अपनी बटरफ्लाई है, दोनों के पास पंख है और दोनों के पंख एक ही काम करते, क्या, उड़ने का। मतलब सर विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दे आर एनालोगस टू ईच अदर, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम था, उड़ना। लेकिन बटरफ्लाई के विंग्स जो थे बेटा वो थे उसके एक्सोस्केलेटन का एक्सपांशन, मतलब काइटिन के बने हुए, और बर्ड के जो विंग्स थे वो तो हड्डियों के बने थे। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या था सर, सेम। तो सर एनालोगस ऑर्गन किसके लिए जिम्मेदार है, मैं बता दूं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब सर कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट के पूरा उल्टा। डाइवर्जेंट में आप एक जगह से अलग अलग जगह चले गए थे, अलग अलग जगह बस गए थे। कन्वर्जेंट का मतलब है कि अलग अलग जगह से लोग एक जगह आ गए। समझो मान लेते हैं कि आप लोग किसी जगह पे रहते हो, लेकिन आपके आसपास सब अलग अलग लोग रहते हैं। समझो मान लो कि जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र में यूपी के भी लोग आके रहते हैं, बिहार के भी लोग आके रहते हैं, साउथ इंडिया के भी लोग आके रहते हैं, पंजाब की तरफ के भी लोग आके रहते हैं। सब अलग अलग जगह से लोग काम धंधे की तलाश में एक जगह आके रहते हैं। ये क्या हो गया सर, कन्वर्जेंट। सब अलग अलग जगह से एक जगह आ गए, कन्वर्ज हो गए, कन्वर्ज कन्वर्ज कन्वर्ज, एक ही एनवायरनमेंट में रहने लगे। एक ही एनवायरनमेंट में रहने की वजह से सब में सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होने लगे, डेवलप। डाइवर्जेंट में क्या था, सब अलग अलग एनवायरनमेंट में चले गए, अलग अलग गांव चले गए, तो उसके हिसाब से उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए। एनालोगस में उल्टा होता है, एनालोगस में सब अलग अलग जगहों से एक जगह पे आते, सेम ज्योग्राफी में रहते और सेम एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स आते। जैसे मान लो कि बाहर से कोई महाराष्ट्र में आया, तो यहां पे समझो मान लो 20, 25, 30 साल से रह रहा है, तो उसने मराठी सीख ली, यहां का रहन सहन सीख लिया, यहां का खाना पीना सीख लिया। मतलब सर इस एनवायरनमेंट में वो ढल चुका है और इसके हिसाब से उसकी बॉडी में थोड़े कैरेक्टर्स के आ गए, नए आ गए। सो एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है सर इसके वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। P प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर TP, मतलब ये तो क्लियर है, P प्लस क्यू स्क्वायर का ये बाइनोमियल एक्सपांशन है सर। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन। सबसे पहले मैं बता देता हूं ये कंसेप्ट आ जाता है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। हार्डी और विनबर्ग दो साइंटिस्ट, इनका ये बोलना था कि इवोल्यूशन होगा ही नहीं अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी जेनेटिक डिस्टर्बेंस नहीं है, जेनेटिक लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं है। ये देख बेटा, इवोल्यूशन बोले तो कोई ना कोई नया कैरेक्टर आना चाहिए, और नया कैरेक्टर आने के लिए आपको जेनेटिक लेवल, अलील लेवल, क्रोमोसोमल लेवल, डीएनए लेवल पे एक छोटा तो भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे एक नया कैरेक्टर क्या होगा, डेवलप। अगर ये चेंजेस बिल्कुल नहीं होते, जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, कांस्टेंट है, तो बेटा कांस्टेंट बोले तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया और देयर विल बी नो इवोल्यूशन। अगर आपको इवोल्यूशन चाहिए तो एक ना एक चेंज तो होना जरूरी है। मतलब सर ये इक्विलिब्रियम को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब। जब तक आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हो तब तक इवोल्यूशन नहीं होने वाला। और ये इक्वेशन उसी का है। ये लोग क्या बोल रहे, जैसे पी क्यू ये सब अलील और उसकी फ्रीक्वेंसीज है बेटा। जैसे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, दिस इज डोमिनेंट 1, दिस इज रिसेसिव 1, और ये हेट्रोजाइगस है। इन सब का प्लस भी कर रहे तो क्या आ रहा है, 1। इन सब का भी हम एडिशन कर रहे तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 1। अगर 1 आंसर आ रहा है तो ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इफ इट इज इक्वल टू 1, तो आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। कौन से स्टेट में हो बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। अगर आप इक्विलिब्रियम में हो तो देयर विल बी नो इवोल्यूशन, देयर विल बी नो इवोल्यूशन। मतलब अगर आपको इवोल्यूशन चाहिए तो यहां पे 1 नहीं होना चाहिए, यहां पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तभी आप लोग इवोल्यूशन कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, ये इक्वेशन आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स रिप्रेजेंट कर रही है। पॉपुलेशन का जो जेनेटिक रोल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं, बायोमेट्रिक्स नहीं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, चलो यहां तक है। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। आजकल क्या होता है, हमारा थोड़ा सा भी सर दुखा, पेट दुखा, कुछ भी होता है, हम तुरंत क्या करते हैं, गोलियां खा लेते हैं।
और एंटीबायोटिक्स तो हम लोग ऐसे खाते कि जैसे विटामिन के गोलियां है। मतलब मैं समझा नहीं, हम लोग इतनी गोलियां खा रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया खुद एक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। मतलब सर, जो बैक्टीरिया को इवॉल्व होने के लिए काफी लंबा समय, कई साल लगने वाले थे, हमने गोलियां खा खा के उसको इवॉल्व कर लिया। मतलब सर, मैन मेड एक्टिविटी। एक एग्जांपल देता हूं, मच्छर हमसे फास्ट इवॉल्व हुआ। कैसे? क्योंकि हमने डीडीटी का स्प्रे, मच्छर मारने की जो दवाई होती है ना, डीडीटी का स्प्रे, वो स्प्रे मार मार के पहले तो खूब मच्छरों को मारा हमने, मच्छर मरे भी। अब मच्छरों ने धीरे धीरे क्या कर लिया, उनके खिलाफ अपने बॉडी में रेजिस्टेंस ला लिया। अब वो स्प्रे का उन पे असर नहीं होता है। मतलब जो डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी मच्छरों की कई साल के बाद आने वाली थी, वो कुछ ही समय में, कम सालों में आ गई। आप देख लेना, घर में आप एग्जांपल देख लो, मॉर्टिन वॉर्टिन लगाते, अपन लिक्विड लगाते, अभी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते, डबल एक्स पावर, बूस्टर डोज, ये वो, आप एक बटन दबाइए फटाफट मच्छर भाग जाएंगे। अरे मच्छर डे बाय डे इवॉल्व हो रहे हैं, आप जितना उनके बॉडी में ये केमिकल्स डालोगे वो लोग रेजिस्टेंस डेवलप करते जाएंगे। तो वैसी एंटीबायोटिक्स का हमको डॉक्टर क्या करते हैं, 5 दिन की दवाई देता है, लिख के देता है ना, 5 दिन के गोलियां, आप लोग 3 दिन के खाते क्योंकि 3 दिन में आप ठीक हो जाते। अब 2 दिन की जो गोली आपने नहीं खाई, जो कोर्स आपने एंटीबायोटिक का कंप्लीट नहीं किया, ये सबसे बड़ी आपकी गलती थी बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, वो मरता नहीं है, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, दोबारा वो गोली आप पे असर नहीं करेगी, राइट, या तो फिर कम असर करेगी। तो सर, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, इसकी जिम्मेदारी हम लोग की थी। हमने खुद उनको इवॉल्व करवाया है गोलियां खा खा के, ज्यादा गोलियां खा के, अपनी मन मर्जी से गोलियां खा के। ठीक है, तो भैया अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। नहीं, अडैप्टिव रेडिएशन बोले तो दिस इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम है, तो ये नहीं है। ट्रांसडक्शन, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस में ऐसा होता है कि वायरसेस मदद करते एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए। ये भी एक रीजन बोला जाता है कि जिसमें वायरसेस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, लेकिन ये वो वाला एग्जांपल नहीं है। हमारा आंसर ये है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। पहले से पॉपुलेशन में इतने सारे वेरिएशंस, मतलब चेंजेस हो चुके गोलियां खा खा के, तो जिसकी वजह से एंटीबायोटिक ने क्या डेवलप कर लिया बेटा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। मतलब बैक्टीरियाज ने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या डेवलप कर लिया बेटा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही, ये दोनों एक ही थे तो वो नहीं रहेगा। ट्रांसडक्शन और इसमें कंफ्यूजन होता है। हमारा चैप्टर जो है इवोल्यूशन का, उसमें ट्रांसडक्शन इसका आंसर नहीं है, उसमें ये वाला जो कंसेप्ट दिया हुआ है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैन मेड एक्टिविटीज में दिया हुआ है। मैन मेड एक्टिविटीज मतलब हमने खुद जिम्मेदार है इन चीजों को फास्ट इवॉल्व करने के लिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बनाने के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार है। सो दैट इज अ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। इवोल्यूशन हमको बता रहा है कि लाइफ किस ट्रेंड में जा रही। तो ऑप्शंस पढ़ लेते बेटा। लैंड टू वाटर, बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूं, इधर आंसर भी है वाटर टू लैंड। सबसे पहले जो सेल बना, द फर्स्ट सेल इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो पानी में बना। तो मतलब सबसे पहले जिंदगी पानी में आई, फिर धीरे धीरे पानी से हम जमीन पे गए। हम लोग नहीं गए, सबसे पहले जमीन पे आने वाले प्लांट्स ही थे, सबसे पहले बनने वाले भी प्लांट्स थे। पहले प्लांट सेल ही, बाद में एनिमल सेल आया, ऐसा समझ लीजिए आप। तो प्लांट्स हमसे कभी भी सुपीरियर है, बेचारे बस बोलने पाते, चलने पाते, दौड़ने पाते, लेकिन हमसे काफी होशियार है सर वो लोग। ठीक है, सो लाइफ का जो ट्रेंड है, इवोल्यूशन का जो ट्रेंड है, दैट इज फ्रॉम वाटर टू लैंड, पानी से जमीन की तरफ, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज, चलो सबसे पहले विविपैरिटी क्या होता है बेटा। विविपेरस एनिमल हम लोग हैं, हम जो भी जानवर बच्चा पैदा करते, यंग वन को बॉर्न करते, उसे बोलते विविपेरस। जो अंडे देते उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओविपेरस। तो विविपैरिटी क्यों सुपीरियर है या क्यों अच्छी है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ते। द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, मतलब बच्चे पैदा करके उनको खुद के हाल पे छोड़ दिया जाता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक शेल। बेटा ये जो थिक शेल वाला कंसेप्ट है, ये अंडों का कंसेप्ट है, ओविपेरिटी का। जैसे मुर्गी अंडा देती तो उसके आजू बाजू कैल्शियम का शेल बना होता मोटा, तो सर वो तो अंडों का कंसेप्ट हो गया। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक आफ्टर दे आर बॉर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये करेक्ट है। जैसे हम लोग हमारे बच्चों को 9 महीने कोख में रखती है माँ, तो प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी, और पैदा होने के बाद छोड़ थोड़ी ना देती है, पैदा होने के बाद भी उनका पेरेंटल केयर हम लोग करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, उनको दुनिया की झमेलों से बचा के रखते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई भी जानवर रन दो, बच्चे पैदा करके छोड़ने देता है, वो लोग बच्चों को इंडिपेंडेंट होने तक संभालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, तो सर ये आंसर करेक्ट है। द एम्ब्रियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप। इसका कोई मतलब नहीं होता है
एम्ब्रियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप। सर देखो क्या होता है, वीवी पैरिटी में सबकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड अलग है। अब कुत्ते बिल्ली के ले लो, उनका प्रेगनेंसी टाइम पीरियड 63 डेज का है, तो 60 डेज के अंदर बच्चा आ जाएगा। हम लोग का 9 मंथ्स का है, हाथियों का 2 साल के तकरीबन का है बेटा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट सही नहीं रहेगा, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। तो आंसर सी लेंगे हम लोग यहां पे। चलो आगे बढ़ते। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स अवशेष, मैंने बोला ना जमीन से खोद खोद के निकालने पड़ेंगे, लेकिन जमीन भी पत्थरों से बनी हुई है ना, तो कौन से पत्थर में मिलता है, तो आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो डिपॉजिशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि भाई जैसे मिनरल्स, उसमें कुछ और चीजें एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो रही है कई सालों तक, कई वर्षों तक, फिर वो आपस में कंसोलिडेट हो जाती है और बन जाता है वहां पे पत्थर। तो वो पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उसके अंदर ही आपको फॉसिल्स मिलने वाले हैं। अब ये जो दूसरा इग्नियस रॉक, ये तो लावा से बनता है बेटा। समझो वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत सारा लावा जमीन पे फैल गया, तो जो पत्थर थे वो भी मेल्ट हो गए। अब ये लावा सूखने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा और उससे जो पत्थर मिलेगा उसे इग्नियस रॉक। सर लावा में कौन सा फॉसिल मिलने वाला है आपको, लावा में तो सब भाप बन के उड़ गए थे सर, जितने भी उसके संपर्क में आए थे, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं सर, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को ही कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इट्स अ प्रोसेस, आपने नहीं किया, नेचर कर रही है। हैवी टेम्परेचर 150-200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, हैवी प्रेशर 100 पास्कल्स के ऊपर का प्रेशर, जब नेचर इतना प्रेशर पत्थर पे डालता है, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक, तो वो पत्थर किसी और इसमें चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, मार्बल्स, आपके मार्बल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मार्बल में कौन से फॉसिल मिलने वाले सर, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। सेडिमेंट्री रॉक्स को ही आपने हैवी प्रेशर हैवी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया। अब सर इतने हैवी प्रेशर और टेम्परेचर में इसके फॉसिल मर जाते हैं सर। तो आपको जो फॉसिल मिलने वाला है वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बने हुए बेटा, ठीक है। चलो आगे। For the Mn blood group system, the frequency of M and N alleles are 0.7 and 0.3 respectively. The expected frequency of Mn, ये find out करना है, blood group bearing an organism is likely to be. ये अभी अपन ने वो जो population genetics का वो देखा था, ये वही है देखो, P plus Q is equal to P plus Q whole square। तो इसका binomial expansion अपन ने देखा था, P square प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे p और q की जगह बस क्या दिया हुआ है, m एंड n, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, mn फाइंड आउट करना है। mn बोले तो pq, ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। तो वैल्यूज पुट करो, खत्म करो, अपने को सिर्फ इस पे ध्यान देना है बेटा, इसके ऊपर ध्यान देंगे। p स्क्वायर बोले तो देख, अपना p बोले तो क्या हो गया m, और q बोले तो क्या हो गया बेटा n। अब देख ले p स्क्वायर, इरेजर ले लेते, देख बेटा, अब सर p स्क्वायर बोले तो m डालना है, m कितना है 0.7, q स्क्वायर बोले तो n डालना है कितना है 0.3। अब देख डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर, तो सर p स्क्वायर बोले तो m स्क्वायर है अपने लिए, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, चलो m स्क्वायर 2mn प्लस q स्क्वायर। अब बस तू इस पे फोकस कर, क्योंकि अपने को ये फाइंड आउट करना है, पूरी इक्वेशन कंप्लीट करने की गरज नहीं। p स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 0.7 स्क्वायर प्लस 2, ये mn अब लगा 0.7 इंटू 0.3 और प्लस q स्क्वायर बोले तो क्या हो गया तेरा 0.3 स्क्वायर, ठीक है। अब देख अपने को फोकस इस पे करना है। अब सर इसका डायरेक्ट आप रीडिंग बनाइए कितना हो रहा है, तो इसका रीडिंग आ जाएगा आपके पास 0.42, कितना आ जाएगा बेटा 0.42, इनको मल्टीप्लाई करो आपका ये रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा 0.49, यहां पे आ जाएगा आपका 0.009, लेकिन सर 0.42 आने के बाद मेरा आंसर क्या हो गया 42%। क्या आंसर हो गया बेटा 42%। ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स इवोल्यूशन चैप्टर में आते, टेंशन नहीं लेने का, आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है और उसके हिसाब से अलील और फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट याद रखना है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगर मैं समझाने जाता तो आधे घंटे का लेक्चर सिर्फ इसके ऊपर बन जाएगा, लेकिन फिलहाल अपना अभी वो टारगेट नहीं है बेटा, वो अपना टारगेट दूसरा है। तो मैंने आपको पहले बोला था स्टार्टिंग में अपने को mn ढूंढना है, अब mn बोले तो यहाँ पे pq हो गया, तो अपन ने ढूंढ लिया, दैट इज 0.42, परसेंटेज में कितना जाएगा सर अपने लिए 42%, तो ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट, which type of selection explains the industrial melanism observed in the moth Biston betularia? तो मैं क्लियर कर दूं कि आंसर उसका डायरेक्शनल सिलेक्शन है।
इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक एग्जांपल है जिसमें बर्नार्ड कैटलवेल ने एक्सप्लेन किया था कि बिस्टन बेटुलेरिया जो बटरफ्लाई होती मॉथ, पेपर बटरफ्लाई बोलते, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। वही इंग्लैंड का एग्जांपल था, बिफोर इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडस्ट्रीज। बिफोर इंडस्ट्रीज सब हरा भरा जंगल था, तो उसके अंदर जो थे बिस्टन बेटुलारिया और बिस्टन कार्बोनारिया, ऐसे दो इंसेक्ट थे। बिस्टन बेटुलारिया ग्रे कलर का था, तो लाइकेंस लगे हुए रहते थे, तो ग्रे कलर का छुप जाता था और ब्लैक कलर वाला क्या हो जाता, वहां पे बर्ड्स को दिखता था, प्रीडेटरी बर्ड्स, तो वो उसको खा लेते थे। इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री की चिमनी में से काला काला धुआं निकलने लग गया, वो धुएं से लाइकेन मरने लग गए, बैकग्राउंड काला होने लग गया। अब जब उस पे दो बटरफ्लाई बैठे, बिस्टन बेटुलारिया, बिस्टन कार्बोनारिया, एक ग्रे कलर की और ब्लैक कलर की, पीछे बैकग्राउंड काला है, तो काली कलर वाली छुप गई और जो पंछी वहां से उड़कर आया उसे ग्रे कलर वाली दिखने लगी, तो उन्होंने उसको खाना शुरू किया। तो बेटा ये वाला जो सिलेक्शन होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन इसको बोलते हैं। यहां पे एक नेचुरल सिलेक्शन ही प्रोसेस हुई, बटरफ्लाई डिसाइड करेंगी किसको खाना है, लेकिन बटरफ्लाई कैसे डिसाइड करेंगी, जो उसको दिख रहा है। अगर काला कलर वाला पंछी मतलब वो दिख रहा है बटरफ्लाई बिस्टन कार्बोनारिया, तो उसको खा लेगी, अगर ग्रे कलर वाला दिख रहा है तो वो उसको खा लेगी। ठीक है, तो सर ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। सिलेक्शन के टाइप होते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो सर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हमेशा डायरेक्शनल सिलेक्शन में ही आता है सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर इसका हम कर्व भी ड्रॉ करते हैं तो जनरली ये कर्व एक डायरेक्शन में जाता है, ऐसा यहां से शिफ्ट हो रहा है, उस तरफ जा रहा है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब ये आर्टिकल भी अच्छा खासा लंबा है कि ये जो कर्व्स है स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, इसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा रहता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। ह्यूमन इवोल्यूशन का कंसेप्ट आ गया बेटा, लाइन ऑफ एंसेस्ट्री पता करनी है, डिसेंट बोले तो सिंपल है। देखो, तो सबसे पहले अपन है ना अपनी एंसेस्ट्री की लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ड्रायोपैथिकस, फिर उसके बाद रामापैथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर अपना आएगा होमो हैबिलिस, फिर इसके बाद आएगा जावा मैन, दैट इज होमो इरेक्टस एक्चुअली, और फिर उसका भाई आएगा पेकिंग मैन, दिस इज ऑल्सो होमो इरेक्टस, दोनों होमो इरेक्टस में आते। फिर उसके बाद आएगा अपना हिडलबर्ग मैन, ये मेन लाइन की ब्रांच होती है। फिर आएगा अपना नियंडरथल मैन। ये सब आपको एकदम ओरली याद होना चाहिए बेटा, इस पे बहुत एमसीक्यू आते हैं। फिर आएगा अपना क्रो-मैग्नन मैन, जिसकी हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी। और फाइनली हम लोग आ गए, मतलब ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, अब सर इसमें से सीक्वेंस हमको ढूंढनी की कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस गलत हो गया, पहले रामापैथिकस देन ऑस्ट्रेलोपैथिकस। होमो इरेक्टस बोले तो ये दोनों पेकिंग मैन एंड जावा मैन होमो इरेक्टस में आते। होमो इरेक्टस, होमो एबिलिस, होमो सेपियंस, ये भी गलत हो गया बेटा, होमो एबिलिस इधर आना चाहिए। रामापैथिकस, होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये एकदम करेक्ट है। रामापैथिकस के बाद होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये एकदम करेक्ट है। पूरी सीक्वेंस तो मैच नहीं होंगी, लेकिन मेन पॉइंट्स ये मैच करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस, ये गलत है। देखो पहले रामा है देन ऑस्ट्रेलो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आंसर थर्ड रहेगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बेटा, ये 101% क्वेश्चन में आता है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीशीज। सर लिंक स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि दो स्पीशीज के बीच में कनेक्शन बनाने वाली। एक एग्जांपल, जैसे फिशेस और एम्फीबियंस। फिश पानी में थे, एम्फीबियंस वो पहले थे जो जमीन पे आए थे, तो इनके बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक होगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक होगा। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनके बीच में भी कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक होगा। तो सर उसी लिंक की बात कर रही है और आंसर पहला ही है, लोब फिश। लोब फिश वो फिश थी जो सबसे पहले जमीन पे आई थी और फिर वापस पानी में चली गई। जमीन पे आ सकती थी, पानी पे। फिश जमीन पे आई, मतलब ये एम्फीबियंस का कंसेप्ट है ना, कि ये ऐसी फिश थी जिसमें आधे कैरेक्टर एम्फीबियंस के थे और आधे कैरेक्टर किसके थे, फिश के। तो सर दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है, डोडो बर्ड मॉरिशियस का बर्ड है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। सीवीड, ये भी कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। और चिंपैंजी, दिस इज अ क्लोजेस्ट एप टू द ह्यूमन बींग्स। मतलब एप्स में होता है ना अपना गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुतान, तो उसमें सबसे नजदीक इंसान के कौन था, तो चिंपैंजीज थे। ठीक है, तो ये भी कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। चिंपैंजीज क्लोजेस्ट रिलेटिव टू ह्यूमन, बस इतना ही बोला जाता है। ठीक है,
चलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। चलिए बढ़िया है, साइंटिस्ट के नाम है, उनकी थ्योरीज है, सीधा सीधा अपन करते हैं। डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट। डार्विन का कंसेप्ट ही था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये तो हम जानते हैं बेटा, तो ये इधर आ गया। ओपेरिन, ओपेरिन वो था जिसने सबसे पहली थ्योरी दी थी कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग कैसे आए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली नहीं, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग। ओपेरिन ने बोला था नॉन लिविंग का मतलब है केमिकल्स, वो केमिकल्स की मदद से पहला सेल बना, तो वो थ्योरी को बोलते थे अबायोजेनेसिस थ्योरी, जिसमें नॉन लिविंग से लिविंग बना था। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही था कि भैया आप लोग केमिकल्स की मदद से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह इनको कॉम्बिनेशन बना के आप पहला सेल डिराइव कर रहे थे, तो वो ओपेरिन की थ्योरी थी, अबायोजेनेसिस। लेमार्क यूज एंड डिसयूज के लिए फेमस था। लेमार्क का मानना था कि जो ऑर्गन या जो बॉडी के पार्ट आप ज्यादा इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा डेवलप होंगे, और जो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते तो वो वेस्टिजियल में चले जाएंगे। बताओ बेटा, तुम्हारा दिमाग अभी तक वेस्टिजियल हुआ क्या? मतलब सर मजाक कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो हाईली डेवलप होगा और जो नहीं कर रहे हो वेस्टिजियल हो जाएगा, इसलिए लेमार्क की थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। एंड वैगनर, ये एक साइंटिस्ट अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी थ्योरी जरूर है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देख, पहले वर्ल्ड एक बड़ा सा लैंड का मास था, फिर उसके टुकड़े होते गए, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, राइट। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया। अब ये जो टुकड़े थे कभी नजदीक आ रहे कभी दूर जा रहे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कभी नजदीक आ रहे कभी दूर जा रहे, तो इसको बोलते ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग होना, हिलना कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आंसर देख लीजिए, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 1, ये इधर ही है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 1, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। इन 1953 बराबर मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट था ओपेरिन और हार्डिन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला, कि भाई ओपेरिन ने जो कहा था कि भाई केमिकल्स की मदद से हमने पहला सेल बनाया, राइट, तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? तो मिलर ने किया था 1953 में। प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस इन द लेबोरेटरी, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन बोले तो जिसमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ऑक्सीजन इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, ठीक है, इन द आज का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नहीं है, आज नॉन रिड्यूसिंग है, ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, हम लोग सांस ले रहे बेटा। एंड गेव अ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, pre-existing non-living organic molecules, the primitive earth conditions created include, मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। तो बेटा आंसर ये था, पुराने जमाने में टेम्परेचर बहुत हाई था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, ये सब उसके एक्सपेरिमेंट में था। इसने मिलर ने पूरी लेबोरेटरी में माहौल बनाया था और एक ग्लास इंस्ट्रूमेंट का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मीथेन, अमोनिया, दूसरी गैसेस लिया, 75,000 वोल्टेज का टेम्परेचर डाला और ऑक्सीजन को बिल्कुल भी वहां पे अवेलेबल नहीं करवाया, फ्रीली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किया और उसको कुछ दिन तक घुमाया। वो सारे गैस कंडेंस्ड हो गए और उन्होंने मतलब लाइक मॉलिक्यूल्स बना दिए, अमीनो एसिड्स बन गए थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां पे तैयार हो गए थे। तो इसका क्या बोलना था कि भाई ओपेरिन ने जो बोला कि पहले के जमाने में ऐसा हुआ होगा, तो उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो भैया मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या बना था ये आपको पूछते, तो मिलर एक्सपेरिमेंट में एट द एंड बना था अमीनो एसिड्स। क्या बने थे बेटा? अमीनो एसिड्स। चलिए आगे बढ़ते। वेरिएशंस ड्यूरिंग द म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर, सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन इज द हेड ऑफ इवोल्यूशन, बिना म्यूटेशन के इवोल्यूशन हो नहीं सकता, ये कहा था सबसे पहले किसने? ह्यूगो डी व्राइस। इसकी जो थ्योरी थी, ये थ्योरी का कंसेप्ट अच्छा था कि म्यूटेशन जरूरी है, जेनेटिक लेवल के चेंजेस जरूरी है, तभी इवोल्यूशन हो सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन सर ये थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे करके ये थ्योरी भी क्या हो गई थी? डिस्कार्ड। लेकिन उसका जो कंसेप्ट था म्यूटेशन का, करेक्ट था। अब म्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्राइस क्या थे? रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, कोई भी डायरेक्शन में म्यूटेशन हो सकते हैं, रैंडमली हो सकते हैं, कोई भी पॉपुलेशन में हो सकते हैं, ये उसका बोलना था। तो उसका आंसर क्या था? फर्स्ट, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है। डार्विन के हिसाब से वेरिएशंस थे, लेकिन वो वेरिएशन स्मॉल एंड डायरेक्शनल थे। ह्यूगो डी व्राइस के हिसाब से म्यूटेशंस थे, मतलब यार जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस होते, डार्विन उसको वेरिएशन बोल रहा था, ये लोग क्या बोल रहे थे? म्यूटेशन। ये लोग बोल रहे थे रैंडम और डायरेक्शनलेस, वो लोग क्या बोल रहा था? डायरेक्शनल है, रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। तो सर ह्यूगो डी व्राइस के कंसेप्ट में और डार्विन के कंसेप्ट में थोड़े डिफरेंसेस थे, राइट। बाद में इन दोनों के डिफरेंसेस हटा के एक नई थ्योरी बना दी गई थी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो आंसर तो मिल गया रैंडम और डायरेक्शनलेस।
इसके आंसर के लिए आपको ये थ्योरी, म्यूटेशनल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब आंसर आएगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहां पे खत्म हो गया। बातें करते करते समझा ही नहीं कब आखिरी क्वेश्चन आ गया बेटा। इवोल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, या तो इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए उसे, लेकिन छोड़िए मत बच्चों। आप अगर सोचेंगे इवोल्यूशन चैप्टर इज वेरी हैवी, वेरी बोर्ड, नहीं बेटा नहीं। आपके मूड के हिसाब से नीट की एग्जाम नहीं चलने वाली, आपके मूड के हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपकी मेहनत के हिसाब से मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा, कैसे छोड़ दे चैप्टर को, पढ़ना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए बेटा, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको अगर ऐसी अच्छे वीडियो चाहिए तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशन है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, उसके हिसाब से वीडियोस बना के हम डालते रहेंगे। चलिए बहुत जल्द मुलाकात होंगी ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों।